गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, स्वागत है आपका साइंस गुरुकुल नारायणपुर की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम देख रहे हैं 11वीं क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। और आज परमाणु संरचना का हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे परमाणु मॉडल की, परमाणु की मॉडल या परमाणु की संरचना की। ठीक है, परमाणु की संरचना किस प्रकार की होती है। देखो, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई थी। आज हम देखेंगे कि परमाणु में ये कण किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, परमाणु किस प्रकार का दिखाई देता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने परमाणुओं के मॉडल बनाए। आज के लेक्चर में हम एक थॉमसन के परमाणु मॉडल की और दूसरा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, जब थॉमसन ने और रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही खोज हुई थी, उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल की। थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या है, एक धन आवेशित गोला है। परमाणु इस प्रकार का क्या होता है, एक गोला होता है। और इस गोले का व्यास बताया कितना, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, परमाणु 10⁻⁻10 मीटर व्यास का एक गोला है। और ये किससे बना हुआ है, धनावेश से, यानी प्रोटॉन से बना हुआ है। धनावेश प्रोटॉन पर ही तो होता है, तो ये गोला प्रोटॉन से मिलकर के बना हुआ है। और इसके बीच बीच में ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। इस तरह की संरचना बताई थॉमसन ने परमाणु की। परमाणु के थॉमसन मॉडल की तुलना हम कर सकते हैं तरबूज से, इसलिए इसको तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। कैसे कर सकते हैं तरबूज से तुलना इसकी, तरबूज का जो लाल भाग है वो परमाणु के धनावेशित भाग के समान होता है, और उसमें जो बीज धंसे हुए रहते हैं वो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के समान रहते हैं। ठीक है, या इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, प्लम पुडिंग मॉडल। पुडिंग क्या है, एक केक होता है और उसके अंदर धंसे हुए रहते हैं कौन, प्लम। ठीक है, इसलिए इस मॉडल की तुलना हम प्लम पुडिंग से कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, प्लम पुडिंग मॉडल। लेकिन ये मॉडल ज़्यादा सफल नहीं रहा। इस मॉडल से ये बात तो पता लगती है कि परमाणु उदासीन रहता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या रहती है, समान। थॉमसन के अनुसार परमाणु में जितना धनावेश है ना उतना ही ऋणावेश होता है, यानी परमाणु उदासीन रहता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात को ये बताता है कौन, थॉमसन का मॉडल। लेकिन थॉमसन का मॉडल रदरफोर्ड के एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को समझाने में असफल रहता है। क्या है रदरफोर्ड का एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, उसको देखेंगे आगे। हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात करेंगे अब हम। ठीक है, समझ में आ गया थॉमसन का परमाणु मॉडल, आ गया ना। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसको कहते हैं एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग या एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक सोने की महीन बिल्कुल बारीक क्या ले ली, पन्नी ले ली, सोने की महीन पन्नी ली। और इस पन्नी की जो मोटाई थी वो लगभग थी कितनी, 100 नैनोमीटर की, यानी बहुत पतली पन्नी ली सोने की। अब ये प्रश्न उठता है कि उसने अपने प्रयोग में सोने की पन्नी ही क्यों ली, उसने दूसरी धातु की पन्नी क्यों नहीं ली। उसका कारण क्या है कि सोना जो है ना, इसको जब पीटा जाता है तो ये चपटा हो जाता है। इसको सोने को हम बहुत ज़्यादा चपटा यानी पतला कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सोने की पन्नी ली गई। दूसरी बात, सोने की क्रियाशीलता कम होती है, अक्रिय होता है, ये वायु के साथ ऑक्साइड की परत नहीं बनाता है। ठीक है, इसलिए क्या ली, सोने की एक महीन पन्नी ली, ये ध्यान रखेंगे। और इस महीन पन्नी पर किसकी बौछार करवाई, एल्फा कणों की बौछार करवाई। एल्फा कण क्या होते हैं,
अल्फा कण, अल्फा कण क्या होते हैं? धनावेशित हीलियम का जो नाभिक है ना, वही क्या है? अल्फा कण। ये ध्यान रखेंगे, अल्फा कण पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। धनावेशित हीलियम कण ही क्या है? अल्फा कण है, जिसका द्रव्यमान तो होता है 4 और परमाणु क्रमांक होता है 2। द्रव्यमान संख्या 4 है, परमाणु क्रमांक 2। ठीक, अब ये जो अल्फा कण है वो कहाँ से निकलते हैं? कहाँ से निकलते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ से। यहाँ रखा हुआ है क्या? रेडियो एक्टिव पदार्थ। यहाँ कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा हुआ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ जानते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो लगातार विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। इन पदार्थों से 3 तरह की विकिरणें निकलती हैं, अल्फा विकिरण, गामा विकिरण और बीटा विकिरण। ठीक है, तो ये पदार्थ कहलाते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। इस तरह का रेडियो एक्टिव पदार्थ लेते हैं जिससे कौन सी विकिरण निकल रही हो? अल्फा कण निकल रहे हों। और यहाँ रख दिया रास्ते में क्या? एक लेड। क्या रख दिया? यहाँ पे लेड है और लेड में यहाँ से छेद है। ठीक है, ये लेड की प्लेट है, शीशे की प्लेट है ये। और ये सोने की जो पन्नी है ना, इसको रखा किसके अंदर? एक वृत्ताकार स्क्रीन के अंदर रख दिया। ये वृत्ताकार स्क्रीन है, इसके अंदर रख दिया किसको? इस सोने की पन्नी को। ठीक है, और यहाँ पर इसमें किया हुआ है किसका? जिंक सल्फाइड का लेप। यहाँ ZnS का लेप होता है। समझ में आ गई बात? ये है सोने की पन्नी, गोल्ड फॉइल, स्वर्ण पत्र होता है ये। ठीक, अब यहाँ से अल्फा कण निकलते हैं। अब देखो अल्फा कण जो है ना, वो इसमें चारों तरफ से निकलते हैं। वो अल्फा कण ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ से अल्फा कण निकलते हैं। अब जो है अल्फा कण इसमें से होकर जाएंगे, वो आगे की तरफ चले जाएंगे। जो अल्फा कण ऊपर नीचे होते हैं उनको ये क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। जैसे यहाँ से कोई अल्फा कण इससे टकराएगा ना, तो इसके अंदर ही अवशोषित हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ, इससे भी साइड से कोई अल्फा कण निकलता है, तो ये भी शीशे का बना हुआ है, ये भी शीशे का बना हुआ है। अल्फा कण जैसे मान लीजिए रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, तो चारों तरफ से निकालेगा। ये थोड़ी यहाँ से अल्फा कण निकलेंगे। तो वो अल्फा कण जो हैं वो इस शीशे के द्वारा अवशोषित हो जाएंगे, और जो यहाँ से निकलेंगे वो आगे की तरफ निकल जाएंगे। इसमें भी जो दाएं बाएं जाएंगे वो इसके द्वारा क्या हो जाएंगे? अधिशोषित हो जाएंगे, और जो यहाँ से निकलेंगे वो आगे की तरफ चले जाएंगे। समझ गए? तो ये हैं अल्फा कण। अब ये अल्फा कण इस सोने की पन्नी से टकराते हैं। जब ये सोने की पन्नी से टकराते हैं तो ज़्यादातर, अब क्या देखा गया जब ये प्रयोग किया ना उसने, ये प्रयोग समझ में आ गया क्या सेटअप किया उसने? ये क्या है? सोने की महीन पन्नी, जिसकी मोटाई कितनी है? लगभग 100 नैनोमीटर। बहुत पतली पन्नी होती है ये। और इस पन्नी को रखा गया है किसमें? एक वृत्ताकार स्क्रीन में। यहाँ क्या है? जिंक सल्फाइड का लेप, जो स्फुरदीप्ति पदार्थ है। यहाँ ये शीशे का पात्र बना हुआ है, ये शीशे का ही बना हुआ है, जिसके अंदर रखा हुआ है कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ जो अल्फा कणों को उत्सर्जन करता है। ये अल्फा कण जाते हैं और इस सोने की पन्नी से टकराते हैं, इस रास्ते से होकर के जा रहे हैं। अब क्या देखा गया कि जब अल्फा कण सोने की पन्नी से टकराते हैं तो ज़्यादातर अल्फा कण जैसे जा रहे हैं ना, उसी रास्ते पर सीधे जा कर के टकराते हैं ज़्यादातर, या फिर बहुत कम कोण पर ये विक्षेपित होते हैं। बहुत छोटे एंगल पर ये विक्षेपित होते हैं। लगभग 99% अल्फा कण तो सीधे ही निकल जाते हैं, या 1 डिग्री एंगल पर क्या होते हैं? ये विक्षेपित होते हैं। 1 डिग्री से कम एंगल पर ही विक्षेपित होते हैं। जब ये यहाँ टकराते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं? चमक उत्पन्न होती है। चमक उत्पन्न होती है तभी तो पता चलता है कि यहाँ आकर के अल्फा कण टकरा रहे हैं। तो जब उसने प्रयोग किया तो प्रयोग में सबसे पहली बात क्या देखी उसने? प्रयोग में जो देखा जाता है ना उसको बोलते हैं प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन।
तो क्या क्या ऑब्जर्व किया गया? पहली बात तो क्या ऑब्जर्व हुई, क्या पता लगा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर जाते हैं। ठीक है, अधिकांश का मतलब लगभग 99% अल्फा कण सीधे गुजर जा रहे हैं या बहुत कम कोण पर विक्षेपित हो रहे हैं। और क्या देखा, कुछ अल्फा कण अपनी दिशा से विचलित होती, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। जैसे वो यहाँ कोई अल्फा कण इधर आ गया या कोई इधर आ गया तो विक्षेपित भी होते हैं। कुछ अल्फा कण अपनी दिशा से क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं, यानी दिशा बदल लेते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। और कुछ अल्फा कण 20,000 में से एक अल्फा कण, यानी इनकी संख्या बहुत कम होती है, जो 180 डिग्री के कोण पर वापस घूम जाते हैं। जैसे यहाँ अल्फा कण टकराता है और 180 डिग्री के कोण पर वापस लौट जाता है। ये 180 डिग्री, लगभग 180 मान सकते हैं कि सीधा ऐसे न आकर के थोड़ा इधर से निकल जाए, ठीक, या थोड़ा इधर आ जाए या थोड़ा इधर आ जाए, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री कोण पर, 180 लगभग में भी लिख रहा हूँ, लगभग 180 डिग्री कोण पर क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस तरह 3 तरह की बातें देखी किसने, रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। समझ में आ गई? पहले तो ज़्यादातर अल्फा कण सीधे ही जा रहे हैं, बहुत कम अल्फा कण अपनी दिशा से क्या हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण लगभग 180 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, अब ये जो उसने ऑब्जर्व किया रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में, तो इस आधार पर उसने कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए। उसने देखा कि ज्यादातर अल्फा कण सीधे ही क्यों गुजर रहे हैं, या बहुत कम अल्फा कण जो हैं वो विचलित क्यों हो रहे हैं, या कुछ अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर भी वापस घूम रहे। क्या रीजन है इसका? अगर हम थॉमसन की बात को सही माने तो थॉमसन के अनुसार तो ये पूरा क्या है, धनावेशित है। क्या है ये? थॉमसन ने तो क्या कहा था, ये धनावेशित गोला है, पूरा धनावेश से बना हुआ है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है, और अल्फा कण भी क्या है, धनावेशित। ये ध्यान रखेंगे, अल्फा कण कैसा होता है, धनावेशित। अगर थॉमसन की बात को सही माने तो अल्फा कण इस धनावेशित गोले से टकराएगा और टकरा करके वापस अपनी दिशा बदल लेगा, क्योंकि धनावेश के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो ये गुजरना नहीं चाहिए पीले रंग के, लेकिन यहाँ तो अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से थॉमसन का जो मॉडल है इसके वो असफल हो जाता है। थॉमसन का मॉडल इसकी व्याख्या नहीं कर पाता। समझ में आ गई बात? ये धनावेशित है अल्फा कण, और धनावेशित जब धनावेश से टकराएगा तो क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण होना चाहिए। और थॉमसन के अनुसार तो परमाणु क्या है, धनावेशित गोला है, तो जब अल्फा कण इससे टकराएगा तो वो वापस हो जाना चाहिए, वो इस तरह इसके पार गुजरना नहीं चाहिए। इसका मतलब थॉमसन की ये बात क्या थी, गलत थी। अब हम वापस यहाँ आते हैं कि रदरफोर्ड ने जब ये सारी बातें देखी तो इन बातों को देख करके उसने अपने दिमाग को दौड़ाया, उसने सोचने की कोशिश की और उसने सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उस आधार पर उसने बताया, उसने कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए। जब किसी बात को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके आधार पर कुछ बातें पता लगाते हैं तो उनको बोलते हैं निष्कर्ष। तो उसने कुछ निष्कर्ष पता लगाए, कॉन्क्लूजन आए उसके। तो क्या क्या निष्कर्ष पता लगाए, क्या क्या निष्कर्ष दिए उसने अपने इस प्रयोग के आधार पर। वो कह रहा है कि ज़्यादातर अल्फा कण सीधे गुजर रहे हैं, ज़्यादातर अल्फा कण सीधे गुजर रहे हैं। इसका मतलब अल्फा कण जा रहे हैं, उनके रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं है, सीधे जा रहे हैं, रास्ते में कोई रुकावट नहीं, इसलिए सीधे गुजर रहे हैं।
समझ में आ गई ना बात। तो अल्फा कण के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ रही है, ज़्यादातर अल्फा कणों के रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं है, इसलिए वो सीधे गुजर रहे हैं। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष तो ये बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक, समझ में आ गई बात। अब क्या कह रहा है कि कुछ अल्फा कण अपनी दिशा से विचलित हो रहे हैं। कुछ अल्फा कण अपनी दिशा से विचलित हो रहे हैं और बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर भी वापस आ रहे हैं। अब देखो अल्फा कण पर कौन सा आवेश है? धनावेश। और जब धनावेश धनावेश के पास जाता है तो क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो इस आधार पर रदरफोर्ड क्या कहता है कि परमाणु का जो धनावेश है, धनावेश का मतलब परमाणु में जो प्रोटॉन है वो एक सूक्ष्म यानी छोटे आयतन में केंद्रित रहते हैं, एक छोटे भाग में केंद्रित रहते हैं। कौन? प्रोटॉन। परमाणु का जो धनावेश है यानी जो प्रोटॉन है वो बहुत सूक्ष्म भाग में क्या रहते हैं? केंद्रित रहते हैं, वो छोटे भाग में केंद्रित रहते हैं। परमाणु में धनावेश छोटे भाग में या कम आयतन में केंद्रित रहता है, यानी ये फैला हुआ नहीं रहता है धनावेश। अगर धनावेश फैला हुआ रहता तो अल्फा कण ज़्यादा प्रतिकर्षित होते हैं। क्यों बताई उसने ये बात कि धनावेश बहुत छोटे भाग में है, ज़्यादा भाग में नहीं है। तो ज़्यादा भाग में अगर धनावेश होता तो क्या होता? क्योंकि अल्फा कण भी धनावेशित है और ज़्यादा भाग धनावेश होता तो ज़्यादा अल्फा कण अपनी दिशा से विचलित होते। समझ में आ गई बात। इसलिए उसने कहा कि धनावेश जो है वो छोटे भाग में केंद्रित रहता है। ठीक। तीसरी बात हम ये भी कह सकते हैं, जैसे उन्होंने ये बताया कि लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर वापस लौट जाता है। इसका कारण रदरफोर्ड ने क्या बताया कि धनावेश जो है छोटे भाग में केंद्रित रहता है और जो अल्फा कण सीधा उस धनावेश से जाकर के टकराता है, जो अल्फा कण सीधा धनावेश से जाकर के टकराता है वो क्या करता है? प्रतिकर्षण के कारण वापस लौट जाता है, 180 डिग्री के कोण पर वापस घूम जाता है। जो अल्फा कण सीधा टकराएगा ना वहाँ जाकर के जहाँ धनावेश है, देखो अल्फा कण पर भी धनावेश, और अल्फा कण सीधा जाकर के टकराए उससे तो वापस क्या हो जाएगा? वापस लौट आएगा? नहीं लौट आएगा, क्योंकि प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। जो उसके पास से गुजरेगा धनावेश के पास से वो तो हो जाएगा विचलित। कुछ अल्फा कण दिशा से विचलित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो पास से जा रहे हैं, पास से जा रहे हैं तो प्रतिकर्षण के कारण वो अपनी दिशा बदल रहे हैं। और जो अल्फा कण सीधे उससे टकरा रहे हैं वो क्या करेंगे? 180 डिग्री के कोण पर वापस लौट आएंगे, क्योंकि प्रतिकर्षण क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब उसने क्यों कहा कि धनावेश छोटे से भाग में केंद्रित रहता है? इसीलिए कहा कि 20,000 में से एक अल्फा कण ही सीधा जाकर के टकरा रहा है उससे। अगर धनावेश ज़्यादा भाग में रहता तो ज़्यादा अल्फा कण सीधे जाकर के टकराते, है ना। तो बहुत कम अल्फा कण उससे सीधे जाकर के टकरा रहे हैं, यानी ये जो धनावेशित भाग है ना ये बहुत छोटा होता है। तो यहाँ दो बातें मुख्य हो गई। पहली बात तो परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है, ये निष्कर्ष निकाला उसने। और दूसरी बात, परमाणु के अंदर धनावेश जो है ना वो फैला हुआ नहीं है, धनावेश बहुत छोटे से भाग में केंद्रित है। ये दो निष्कर्ष मेन हैं जो रदरफोर्ड ने पता लगाए। ठीक। और इस आधार पर ही रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। क्या है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल? देखो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कैसा होता है उसकी बात करें। समझ में आ गया ना? ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, उसने क्या ऑब्जर्व किया वो समझ में आ गया, और उसने इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो उसने देखा उसके आधार पर उसने क्या निष्कर्ष निकाले, ये बातें आपको समझ में
आ गई। ठीक है, अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखते हैं। रदरफोर्ड ने इस आधार पर परमाणु की किस तरह का मॉडल बनाया, उसकी बात करते हैं। अब देखो, ये जो निष्कर्ष प्राप्त किया रदरफोर्ड ने, उसके आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। देखो, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु किस प्रकार का होता है। देखो, परमाणु की संरचना इस प्रकार की बताई रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड क्या कह रहा है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है और परमाणु का जो धनावेश है ना, वो छोटे से भाग में केंद्रित रहता है। यहाँ धनावेश है और जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस धनावेश के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु इस प्रकार का होता है। जहाँ धनावेश केंद्रित होता है उसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं उसको, नाभिक या न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियस, नाभिक। ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जहाँ चक्कर लगा रहा है, ये वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर। इस वृत्ताकार पथ को बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं इसको, कक्षा कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु के तुलना में नाभिक का जो व्यास है, नाभिक का जो आकार है, वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, यानी परमाणु नाभिक की तुलना में बहुत बड़ा होता है। परमाणु का जो व्यास है वो तो होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो नाभिक का व्यास कितना होता है, वो होता है 10⁻⁻15 मीटर कोटि का। ठीक है, परमाणु का व्यास तो है 10⁻⁻10 मीटर। तो नाभिक का व्यास कितना हो गया, 10⁻⁻15 मीटर कोटि। ठीक, या हम कह सकते हैं कि नाभिक की तुलना में परमाणु का आकार कितना गुना ज़्यादा है, 10⁵ गुना, यानी 1,00,000 गुना बड़ा होता है। कौन, परमाणु, किसकी तुलना में, नाभिक की तुलना में। ठीक है, यदि नाभिक को हम बॉल के समान मान लें, बॉल, अगर बॉल नाभिक है तो उसके चारों तरफ 5 किलोमीटर का एरिया ले लिए, वो क्या है, परमाणु। तो 5 किलोमीटर का एरिया ले लिया और उसके सेंटर में बॉल रख दी, तो नाभिक इतना छोटा होता है परमाणु की तुलना में। समझ में आ गई बात। तो परमाणु से बहुत छोटा होता है नाभिक। ये ध्यान रखेंगे, ये बातें बताई रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में। समझ में आ गई बात। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, तो देखो ये खोखला हो गया, हो गया ना खोखला। परमाणु का जो धनावेश है वो कहाँ पर है, केंद्र में, छोटे से भाग में। धनावेश भी और संपूर्ण द्रव्यमान भी। परमाणु का जो सारा द्रव्यमान है ना, वो यहाँ पर ही है, और धनावेश भी यहाँ पर है। इसको बोल दिया हमने क्या, नाभिक। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। इस वृत्ताकार पथ को क्या कहा, ऑर्बिट कहा। परमाणु का आकार और नाभिक का आकार दोनों की तुलना करें तो परमाणु का जो आकार है वो नाभिक की तुलना में कितना बड़ा है, 10⁵ गुना बड़ा होता है। ठीक है, और बताया उसने क्या कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत आकर्षण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में कौन सा आकर्षण होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण होता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण है तो ये इसको खींच लेगा तो अंदर की तरफ आ जाएगा। लेकिन एक बल और काम करता है जिसको बोलते हैं हम अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जो बाहर की तरफ रहता है। बाहर की तरफ कौन सा बल रहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की तरफ कौन सा आकर्षण होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्या करता है, नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। समझ में आ गई बात। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, स्थिर वैद्युत आकर्षण जो है, वो तो इसको अंदर की तरफ खींचता है। ठीक, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो इसको बाहर की तरफ खींचता है। जैसे
एक रस्सी में हम पत्थर बांध करके उसको घुमाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, रस्सी को अपने पत्थर को अपनी तरफ खींचते हैं ना, लेकिन पत्थर बाहर की तरफ जोर लगाता है। अगर वो रस्सी टूट जाती है तो पत्थर अपन अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन रस्सी टूटने के पश्चात वो पत्थर कहाँ जाके गिरेगा, अपनी तरफ आ गया, दूर जाता है। वो क्यों जाता है, वो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, केंद्र की तरफ तो अपन खींच रहे हैं, तो वो तो केंद्र की तरफ आकर्षण हो गया। ठीक, और बाहर की तरफ भी एक आकर्षण काम करता है, अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पर दोनों आकर्षण है, जो इसको, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ नहीं जा रहा, वो क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है नाभिक के चारों ओर। ठीक है, तो रदरफोर्ड के मॉडल को हम इससे समझा सकते हैं आसानी से। रदरफोर्ड के मॉडल से हम उसके एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं। देखो ये तो हो गया नाभिक। अब जैसे ये अल्फा कण है, जो अल्फा कण यहाँ से गुजरेगा, ये अल्फा कण है, तो वो तो सीधा ही गुजर जाएगा कोई, लेकिन जो अल्फा कण इस नाभिक के पास से जाएगा तो ये धनावेश, और अल्फा कण पर भी धनावेश, इसलिए क्या हो जाएगा, वो प्रतिकर्षित हो जाएगा। जो अल्फा कण यहाँ से जा रहा है वो प्रतिकर्षण के कारण अपनी दिशा बदल लेगा, लेकिन जो अल्फा कण सीधा ही यहाँ टकरा रहा है वो 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये जो मॉडल बनाया रदरफोर्ड ने, उसने जो प्रयोग किया था उसको ये एक्सप्लेन करता है। ठीक, इसको हम इस तरह बना सकते हैं, जैसे हमने सोने की पन्नी ली थी, प्रयोग में सोने की पन्नी ली थी, किसने, रदरफोर्ड ने। तो सोने की पन्नी, जैसे ये सोने की पन्नी है, तो सोने की पन्नी में एक परमाणु थोड़ी है, उसको पतली बनाया तो उसमें बहुत सारे परमाणु ऊपर नीचे, ये क्या है, परमाणु है, ये नाभिक है। तो अब इसमें से अल्फा कण यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। अब जो इसके पास से जाएगा वो दिशा बदल लेगा, जो इसके पास से जाएगा वो दिशा बदल लेगा, जो यहाँ टकराएगा वो इधर आ जाएगा, जो यहाँ से जा रहा है वो सीधा निकल जाएगा, जो यहाँ से जा रहा है वो सीधा निकल जाएगा। ठीक, इस तरह सोने की पन्नी के अंदर ज़्यादातर अल्फा कण सीधे गुजर रहे हैं, जो नाभिक के पास से जा रहे हैं वो क्या करते हैं, दिशा बदल लेते हैं, प्रतिकर्षण के कारण विचलित हो जाते हैं। समझ में आ गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या बातें बताई रदरफोर्ड ने, कि परमाणु का जो क्या है, धनावेश और द्रव्यमान कहाँ पर होता है, उसके केंद्र में रहता है, और उसका आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। उसको क्या कहा था उसने, नाभिक। नाभिक की तुलना में परमाणु कितना बड़ा होता है, 10⁵ गुना बड़ा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बल कार्य करता है, एक तो वैद्युताकर्षण बल और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। देखो रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां थी, कुछ बातों को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता है। क्या है रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां, उनकी बात करेंगे अब। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां रह गई थी। देखो मुख्य कमियां क्या है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। पहले कमी तो क्या है, देखो मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल क्या कहता है कि जब भी कोई आवेशित कण क्या होता है, त्वरित होता है, तो उसके द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कमी आती है। ठीक, ये कहा किसने, मैक्सवेल। अब देखो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर। इलेक्ट्रॉन भी कैसा कण है, आवेशित कण है, और इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, यानी ये भी त्वरित हो रहा है। कैसे, देखो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो उसकी स्पीड तो सेम रहेगी, लेकिन उसकी जो दिशा है वो बदल जाएगी। दिशा क्या हो रही है, उसकी बदल रही है। ठीक है, क्योंकि गोले में चक्कर लगा रही है। तो इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर त्वरित हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है, तो इसके द्वारा ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा।
मैक्सवेल के अनुसार ये ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, और ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा तो इसकी ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। ऊर्जा को उत्सर्जन होगा तो ऊर्जा में क्या आएगी, कमी। और ऊर्जा में कमी आने के कारण ये जो है ना, ये नाभिक के समीप आता जाएगी, ऊर्जा घटती जाएगी, इसलिए नाभिक के समीप आता जाएगा और अंत में नाभिक में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, यानी परमाणु क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सका, यानी परमाणु का स्थायित्व नहीं समझा पाया। कौन, रदरफोर्ड। तो पहली कमी तो यही हो गई रदरफोर्ड मॉडल की कि परमाणु के स्थायित्व को ये एक्सप्लेन नहीं करता है, परमाणु स्थायित्व को एक्सप्लेन नहीं करता है, परमाणु स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। समझ में आ गई ना बात। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इसकी ऊर्जा घटेगी तो वो नाभिक के समीप जाएगा और अंत में नाभिक में गिर जाएगा, और जैसे ही नाभिक के गिर जाएगा तो परमाणु समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है ये रदरफोर्ड नहीं समझा पाया। ठीक है। दूसरी बात देखो, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसके द्वारा ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, वो लगातार ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है। तो उसका जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो कैसा होना चाहिए, सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए। कैसा स्पेक्ट्रम, अब स्पेक्ट्रम क्या होता है और सतत स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए, लेकिन स्पेक्ट्रम कैसा प्राप्त होता है, रेखीय लाइनियर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, इसको भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। समझ गए। तो रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है, और रदरफोर्ड ये भी नहीं समझाता है कि उसका सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त क्यों नहीं होता है, उसका रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त क्यों होता है। रदरफोर्ड परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को भी नहीं समझाता है। तो ये है रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आज के इस लेक्चर में हमने दो मॉडल पढ़े हैं, एक तो थॉमसन का परमाणु मॉडल और एक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जो इस चैनल पर नए हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। देखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद।